नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्ज़ाम के लिए विशेष सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम रोज़ाना उत्तराखंड हिंदी और सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी से संबंधित 20 प्रश्न हमारे। इसमें पहला प्रश्न है कि सच्छास्त्र का संधि विच्छेद क्या होगा। सच्छास्त्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? सप्तधन शास्त्र। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जो ये सप्तधन शास्त्र है तो ये क्या हो जाएगा? सच्छास्त्र हो जाएगा। तो यहाँ पर ता का जैसे परिवर्तन होता है चा में और सा का क्या हो जाता है? छा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? सच्छास्त्र हो जाएगा। तो ये क्या है? व्यंजन संधि है। और इसमें समास की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको व्यंजन संधि ध्यान रखनी है कि सद्धन शास्त्र क्या हो जाएगा? सच्छास्त्र का संधि विच्छेद होगा। और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के जो शब्द आते हैं। अगला प्रश्न है कि आप उपन्यास क्या पढ़ेंगे? इस वाक्य में किस प्रकार की गलती है? कि आप उपन्यास क्या पढ़ेंगे, तो इसमें किस प्रकार की गलती है? तो इसमें पद क्रम सही नहीं है। तो इसमें क्या है? पद क्रम संबंधी गलती है। तो यह क्या हो जाएगा? तो क्या आप उपन्यास पढ़ेंगे, तो इस प्रकार का हो जाएगा। तो इसमें क्या है? पद क्रम संबंधी गलती है। अगला प्रश्न है, यदि कर्ता और कर्म दोनों प्रसर्ग सहित हैं तो क्रिया किसके अनुसार बदलेगी? यदि कर्ता और कर्म क्या है? दोनों प्रसर्ग सहित हैं तो क्रिया किसके अनुसार बदलती है? तो ये बदलती है पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष के अनुसार। तो क्रिया किसके अनुसार बदलेगी? पुल्लिंग होगी, एकवचन होगी और अन्य पुरुष में होगी। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि वाक्य में समान लिंग वाले विभिन्न संज्ञाएं एक साथ जुड़ी हों तो क्रिया आती है। यदि वाक्य में समान लिंग वाले विभिन्न संज्ञाएं एक साथ जुड़ी हों तो इसमें कौन सी क्रिया आएगी? तो ये बहुवचन क्रिया होगी। तो इसमें किस प्रकार की क्रिया होगी? बहुवचन में। अगला प्रश्न है, यदि कर्ता का लिंग ज्ञात नहीं है तो क्रिया किस रूप में आती है? तो यदि कर्ता का लिंग ज्ञात नहीं है तो उसमें क्रिया किस रूप में आती है? तो ये पुल्लिंग और एकवचन में होगी। तो किस में होगी? पुल्लिंग में होगी। अगला प्रश्न है कि अलादीन का चिराग का अर्थ है। तो अलादीन के चिराग का अर्थ क्या हो जाएगा? अभिषिप्त वस्तु। क्या हो जाएगा? अभिषिप्त वस्तु, अलादीन का चिराग। अगला प्रश्न है कि अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहाँ पर क्या है? अली में क्या है? ला छोटी है और अली में क्या है? शब्द जो अली क्या है, इसमें ला बड़ी है। तो यानी बड़ी की मात्रा है। तो शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो इन दोनों का अर्थ क्या होगा? इन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? अली का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अली का अर्थ होगा भौरा और दूसरा अली का अर्थ होगा सखी। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। कौन सा है? खड़ी बोली यानी जो हमारी आधुनिक हिंदी है, तो इसका प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय बोली, प्रिय प्रवास। तो ये प्रिय प्रवास है। अगला प्रश्न है कि कबीरदास की कौन सी भाषा थी, या कबीरदास की जो भाषा है उसे क्या कहा जाता है? तो कबीरदास की भाषा को सदुक कड़ी या पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाता है? तो कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण। क्या कहलाता है? कृपण। अगला प्रश्न है कि किस अलंकार में बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है? तो किस अलंकार में बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार में, जिसमें बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ये तेरा शिशु जग है उदास। ये तेरा शिशु जग है उदास। तो पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है कि मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं? चौपाई, दोहा और रोला क्या है? ये तीनों क्या है? मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है कि अवधि का निजी छंद है। तो अवधि का निजी छंद कौन सा होगा? तो इसमें बरवे होगा। तो अवधि का निजी छंद कौन सा है? बरवे।
अगला प्रश्न है कि वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो वर्तमान में हिंदी का जो प्रचलित रूप है वह खड़ी बोली है। तो खड़ी बोली को ही हिंदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि टकसाली भाषा कहते हैं। तो टकसाली भाषा कहा जाता है परिनिष्ठित भाषा को। किसको कहा जाता है? परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? तो यह है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है कि चिता के फूल नामक निबंध के लेखक हैं। तो चिता के फूल नामक निबंध के लेखक कौन है? गुलाब राय। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। निम्न पंक्तियां किसकी हैं? कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी क्या है? शब्दों से परे है। तो ये पंक्तियां हैं सरदार पूर्ण सिंह की। किसकी हैं? सरदार पूर्ण सिंह। अब इसके बाद उत्तराखंड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि कस्तूरी का रासायनिक नाम क्या है? तो कस्तूरी का रासायनिक नाम है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल। तो कस्तूरी का रासायनिक नाम क्या है? मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल। तो ये क्या हो जाएगा? कस्तूरी का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है कि लाखों गुफा के शैल चित्रों की तुलना किससे की जाती है? तो लाखों गुफा के शैल चित्रों की तुलना की जाती है भीमबेटका शैलाश्रय। किससे की जाती है? भीमबेटका शैलाश्रय से की जाती है लाखों गुफाओं की शैल चित्रों की तुलना। अगला प्रश्न है कि किस शैलाश्रय से योग व नृत्य मुद्रा वाले मानव चित्र प्राप्त हुए हैं? तो उत्तराखंड के किस शैलाश्रय से योग व नृत्य मुद्रा वाले मानव चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं फलसीमा। और ये कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। तो फलसीमा से योग व नृत्य मुद्रा वाले मानव चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य की पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बौद्ध साहित्य की पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है? हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। बौद्ध साहित्य के जो पाली भाषा के ग्रंथ हैं उनमें उत्तराखंड के लिए क्या लिखा गया है? हिमवंत। अगला प्रश्न है कि तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यान के लिए क्या कहा गया है? तो वटक कहा गया है उद्यान के लिए। क्या कहा गया है? वटक। अगला प्रश्न है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने किस स्थान पर 820 ईस्वी में अपना शरीर त्यागा था? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में 820 ईस्वी में अपना शरीर का त्याग कर दिया था। अगला प्रश्न है कि छमुना पात्र नामक नृत्यांगना किस कत्यूरी शासक के काल में थी? तो ये किसके काल में थी? तो ये धामदेव के काल में थी छमुना पात्र नामक नृत्यांगना। अगला प्रश्न है कि एटकिंसन के अनुसार किस चंद शासक ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य सर्वप्रथम कुमाऊं में प्रारंभ किया था? तो ये कौन थे? तो ये थे इंद्रचंद। अगर देखो रेशम से संबंधित कुछ भी आता है तो आप कुमाऊं में डायरेक्ट जो चंद शासक इंद्रचंद है तो इस पर आप टिक कीजिएगा, क्योंकि इंद्रचंद के काल में ही रेशम उत्पादन व रेशम की जो फैक्ट्री लगी थी, रेशम वस्त्र बनाने का कार्य सर्वप्रथम क्या होता है? कुमाऊं में प्रारंभ होता है। तो कौन सा शासक है? इंद्रचंद है। अगला प्रश्न है कि डोटी राज्य की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी? तो डोटी क्या है? पश्चिमी नेपाल का क्षेत्र था। तो डोटी राज्य की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी? तो ये थी जुरायल दिपाइल कोट। कौन सी थी? जुरायल दिपाइल कोट क्या है? डोटी राज्य की शीतकालीन राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि किस चंद शासक द्वारा सोर व सीरा क्षेत्र में बनवाए गए मंदिरों को देवल या धौल कहा जाता है? तो सोर और सीरा, सोर कहा जाता था पिथौरागढ़ को और सीरा कहा जाता था प्राचीन काल में डीडीहार, जो वर्तमान डीडीहार क्षेत्र है। तो यहाँ पर बनाए गए मंदिरों को देवल या धौल कहा जाता है, ज्ञानचंद द्वितीय के बनाए गए मंदिरों। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि ज्ञानचंद द्वितीय के बनाए गए सोर व सीरा में बनवाए गए मंदिरों को देवल या धौल कहा जाता। अगला प्रश्न है कि घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर किसने बनवाया था? तो नैनीताल में
स्थित गोलू देवता का जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था बाज बहादुर चंद द्वारा। किसके द्वारा? बाज बहादुर चंद द्वारा घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है कि उल्खागढ़ कहाँ स्थित है? तो उल्खागढ़ कहाँ स्थित था? तो ये था पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल में स्थित था उल्खागढ़। अगला प्रश्न है कि निकोलस मनुची ने अपनी किस पुस्तक में राजमाता कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा है? तो निकोलस मनुची ने अपनी किस पुस्तक में राजमाता कर्णावती, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि पृथ्वीपति शाह के समय गढ़वाल की संरक्षिका रहती हैं राजमाता कर्णावती। तो निकोलस मनुची ने अपनी किस पुस्तक में इनको साक्षात दुर्गा कहा? तो ये है स्टोरिया डू मोगोर। तो स्टोरिया डू मोगोर में उन्होंने राजमाता कर्णावती को क्या कहा है? साक्षात दुर्गा कहा है। अगला प्रश्न है कि गुरु बिलास के अनुसार भंगाणी का युद्ध फतेहपति शाह व गुरु गोविंद सिंह के बीच कब हुआ था? तो गुरु बिलास के अनुसार भंगाणी का युद्ध फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच कब हुआ था? तो ये हुआ था 1689 ईस्वी में। तो 1689 ईस्वी में भंगाणी का युद्ध फतेहपति शाह और सिख गुरु गोविंद शाह के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रताप शाह द्वारा अपने नाम पर प्रताप नगर की नींव कब रखी गई? तो प्रताप शाह द्वारा प्रताप नगर की नींव रखी गई 1877 में। तो 1870 में ये स्थापना की जाती है प्रताप नगर की। अगला प्रश्न है कि राजमाता नेपोलिया किस पवार शासक की संरक्षिका बनी? तो राजमाता नेपोलिया ये महाराजा नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी। तो राजमाता नेपोलिया किसकी संरक्षिका थी? तो ये महाराजा नरेंद्र शाह की संरक्षिका। अगला प्रश्न है कि पवार काल में राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? तो पवार काल में जो राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर खेती करते थे तो उन्हें असामी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? असामी। अगला प्रश्न है कि नेपाल का नामकरण किस जाति के कारण माना जाता है? तो नेपाल का नामकरण माना जाता है नेवार जाति के कारण। तो नेवार जाति के नाम से नेपाल का नाम का उदय हुआ। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किसके समय प्रारंभ हुआ? तो उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हुआ गोरखाओं के समय। किसके समय हुआ? गोरखाओं के समय। अगला प्रश्न है कि किस कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में एक उच्च न्यायालय बन गया था? तो यानी किस वर्ष भाई कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में एक उच्च न्यायालय बन गया था, यानी उसे न्यायिक शक्तियां भी दी गई। तो ये दी गई 1864 में। तो 1864 में कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में क्या बन गए थे? एक उच्च न्यायालय हाईकोर्ट बन गया था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन में कुल कितने कुमाऊं गवर्नर हुए? तो ब्रिटिश शासन में यहाँ पर कुमाऊं में कुल 24 गवर्नर नियुक्त किए गए थे, जिसमें 23 कमिश्नर क्या ब्रिटिश थे और एक अंतिम KL मेहता क्या है? भारतीय बने। अगला प्रश्न है कि एटकिंसन ने किस कुमाऊं कमिश्नर को माँ बाप सरकार सख्त तथा तंत्री बताया? तो एटकिंसन ने विलियम ट्रेल को, यानी कमिश्नर ट्रेल को, द्वितीय जो कमिश्नर बनते हैं, तो इनको क्या कहा? माँ बाप सरकार सख्त तथा तंत्री बताया। अगला प्रश्न है कुमाऊं कमिश्नर का बेताज बादशाह किस कमिश्नर को कुमाऊं का बेताज बादशाह व मुकुट रहित राजा कहा है? तो कुमाऊं का बेताज बादशाह और मुकुट रहित राजा कहलाता था हेनरी रैमजे। कौन कहलाता था? हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न है कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव रखने का श्रेय किसे जाता है? तो कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? बुद्धि बल्लभ पंत को जाता है। तो कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? बुद्धि बल्लभ पंत जी को। अगला प्रश्न है कि ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाले प्रथम गढ़वाली कौन थे, जिसे गढ़वाल का पीटर भी कहा जाता है? तो ख्याली रमोड़ा क्या थे? ये पहले गढ़वाली व्यक्ति थे जिन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षा ली थी। अगला प्रश्न है आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आधुनिक जो यमुनोत्री मंदिर है इसका निर्माण करवाया था राजा प्रताप शाह द्वारा। तो टिहरी के शासक प्रताप शाह के द्वारा आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में 4 धामों की यात्रा करने का क्रम है। तो उत्तराखंड में 4 धामों की यात्रा करने का क्रम क्या है? सबसे पहले यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अंतिम में बद्रीनाथ। तो ये क्या है? 4 धामों की यात्रा करने का सही क्रम है। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा के द्वारहाट को किस नाम से जाना जाता है?
तो अल्मोड़ा के द्वारहाट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हिमालय की द्वारिका के नाम से जाना जाता है अल्मोड़ा का द्वारहाट। अगला प्रश्न है कि द्वारहाट में कितने वर्ग के मंदिर हैं या मंदिर समूह है, या उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो द्वारहाट में 3 वर्ग के मंदिर समूह हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है रतनदेव मंदिर समूह, दूसरा कचहरी मंदिर समूह और तीसरा है मनियान मंदिर समूह। तो ये 3 मंदिर या 3 प्रकार के वर्ग हमें देखने को मिलते हैं द्वारहाट मंदिर समूह में। अगला प्रश्न है कि उत्तरकाशी में कमल नदी के तट पर स्थित मंजाली का जो सूर्य मंदिर है यह किस शैली में बना हुआ है? तो उत्तरकाशी में कमल नदी के तट पर स्थित मंजाली का सूर्य मंदिर ये पुष्पक शैली में बना हुआ है। किस शैली में? पुष्पक शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न है पलेठी गांव की लुलेरा गुलेरा घाटी में, तो पलेठी गांव की लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित सूर्य मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो पलेठी गांव का सूर्य मंदिर है टिहरी गढ़वाल जिले में, और यह किस शैली में है? तो यह फासना शैली में बना हुआ है पलेठी का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है कि किस देवता के मंदिर को घंटियों का मंदिर भी कहा जाता है? तो गोलू देवता के मंदिर को घंटियों का मंदिर भी कहा जाता है, यह अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कसार देवी की गुफा में स्वामी विवेकानंद द्वारा कब तपस्या की गई? तो कसार देवी की गुफा में स्वामी विवेकानंद द्वारा 1890 ईस्वी में तपस्या की गई थी। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा में स्थित नंदा देवी मंदिर में मेला कब लगता है? तो अल्मोड़ा में स्थित नंदा देवी मंदिर परिसर में मेला लगता है भाद्रपद की नंदाष्टमी को। तो भाद्रपद की नंदाष्टमी को मेला लगता है नंदा देवी मंदिर में। अगला प्रश्न है कि अष्टमी में लगने वाले नंदा देवी परिसर में जो मेला लगता है तो इसमें कौन से गीत गाए जाते हैं? तो इस मेले में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो 8 गीत गाए जाते हैं अष्टमी को लगने वाले नंदा देवी परिसर में मेले में। अगला प्रश्न है कि गंगोली हाट में स्थित किस मंदिर को जवानों की रक्षक देवी भी माना जाता है? तो गंगोली हाट में हाट कालिंका देवी को क्या कहा जाता है? जवानों की रक्षक देवी भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि नानक मत्ता में किस प्रजाति के वृक्ष को पंजा साहिब कहा जाता है? तो नानक मत्ता में पीपल वृक्ष को क्या कहा जाता है? पंजा साहिब भी कहा जाता है वहाँ पर। अगला प्रश्न है कि बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो बालेश्वर मंदिर का निर्माण ये शिखर शैली में हुआ है। किस शैली में हुआ है? शिखर शैली। अगला प्रश्न है कि बालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक कब घोषित किया गया? तो बालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया 1952 में। कब घोषित किया गया? 1952 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि धारी देवी का मंदिर श्रीनगर में किस देवी को समर्पित है? तो धारी देवी का मंदिर श्रीनगर में ये समर्पित है काली माता को। तो काली माता को समर्पित है धारी देवी मंदिर। अगला प्रश्न है कि तीर्थ केदार के रूप में प्रसिद्ध, तो तीर्थ केदार के रूप में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर प्रसिद्ध है? तो यह है तुंगनाथ मंदिर, और यह स्थित है रुद्रप्रयाग में। तो यह किस शैली में बना हुआ है? तो ये किस शैली में बना हुआ है? कत्यूरी शैली में बना हुआ है। तीर्थ केदार में स्थित जो प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर है तो किस शैली में है? तो ये कत्यूरी शैली में है। अगला प्रश्न है कि शीतकाल में भगवान तुंगनाथ की पूजा मक्कू मठ में किस मंदिर में होती है? तो शीतकाल में भगवान तुंगनाथ की पूजा मक्कू मठ में ये की जाती है मार्कंडेय मंदिर में। तो मक्कू मठ में पूजा होती है, और यहाँ पर कौन सा मंदिर है? मार्कंडेय मंदिर में पूजा की जाती है शीतकाल में तुंगनाथ भगवान की। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ केदार रुद्रनाथ को जाना जाता है। तो चतुर्थ केदार रुद्रनाथ को जाना जाता है पितृतीर्थ के लिए। किसके लिए? पितृतीर्थ के लिए प्रसिद्ध है चतुर्थ केदार रुद्रनाथ। अगला प्रश्न है कि कल्पेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो कल्पेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है नागढ़ शैली में। किस शैली में हुआ है? नागढ़ शैली में। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो विश्वनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो ये कत्यूरी शैली में बना हुआ है विश्वनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था सुदर्शन शाह की पत्नी खनेती द्वारा। तो रानी खनेती द्वारा विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है कि भानीवाला देहरादून में स्थित कालू सिद्ध मंदिर प्रसिद्ध है। तो भानीवाला देहरादून में स्थित कौन सा मंदिर है जो पुत्रदाता के रूप में भी जाना जाता है? तो ये है कालू सिद्ध मंदिर। तो कालू सिद्ध मंदिर है पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में टपकेश्वर किसका जन्मस्थल भी माना जाता है? तो प्राचीन काल में जो टपकेश्वर है या गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्मस्थल माना जाता है।
अगला प्रश्न है कि जौनसारी जनजाति का सबसे पवित्र या प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो जौनसारी जनजाति का सबसे प्रसिद्ध व पवित्र तीर्थ स्थल है हनोल मंदिर। तो ये कौन सा है इनका जौनसारी जनजाति का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल? तो ये है हनोल मंदिर। अगला प्रश्न है कि हनोल मंदिर महासू देवता को समर्पित है। तो हनोल मंदिर किस देवता को समर्पित है? महासू देवता को समर्पित है, जो 4 देवताओं का सामूहिक नाम है। तो ये कौन कौन से देवता हैं? जिसमें बासिक, पबासिक, बौठा और चल्दा महासू। तो ये 4 क्या है? 4 देवताओं का सामूहिक नाम है महासू देवता। बासिक, पबासिक, बौठा और चल्दा महासू। तो ये उत्तराखंड के 70 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके बाद सामान्य अध्ययन व सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न हमारा कि भारत की पहली चर्च का नाम क्या था? तो भारत की पहली चर्च का नाम क्या था? मेथोडिस्ट चर्च। और यह कहाँ बनी थी? तो यह नैनीताल में बनी थी। अगला प्रश्न है प्रांतों में द्वैत शासन के जनक? तो लियोनिस कार्टियस को क्या माना जाता है? प्रांतों में द्वैत शासन का जनक माना जाता है। किसको? लियोनिस कार्टियस को। अगला प्रश्न है कि भारतीय सदस्यों को कार्यकारी परिषद में पूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता कब मिली? तो भारतीय सदस्यों को कार्यकारी परिषद में पूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो ये हुई 1909 के अधिनियम से। तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम से भारतीय सदस्यों को कार्यकारी परिषद से पूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी गई। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग क्या थे? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी थे। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत में के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार ये किया था स्वराज पार्टी द्वारा 1924 ईस्वी में। सर्वप्रथम किसने यह विचार प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1924। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि ऐसी भारतीय देशी रियासत जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो यह कौन सी देशी रियासत थी? तो ये रियासत थी हैदराबाद। तो हैदराबाद रियासत जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है कि राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 343 से 351 तक क्या है? राजभाषा से संबंधित प्रावधान। और यह किस में है? तो यह भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में दिए गए अनुच्छेद 343 से 351। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है भारत के किस शहर को सूर्य नगरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जोधपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को वन नगर कहा जाता है? तो भारत के देहरादून को क्या कहा जाता है? वन नगर के नाम से प्रसिद्ध है हमारा देहरादून। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य कब बना? तो तेलंगाना राज्य बना 2 जून 2014 ईस्वी में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,14,840 कुल क्षेत्रफल है। पहले यह 29वां राज्य था और अब क्या है? यह 28वां राज्य है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल की राजधानी? तो हिमाचल की राजधानी कहाँ है? शिमला। और ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है इनकी? कांगड़ा धर्मशाला में। इसी प्रकार महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है और ग्रीष्मकालीन कहाँ है? नागपुर में। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य कब बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी यहाँ पे अध्यक्ष आएगा। तो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया 11 दिसंबर 1946 में। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 9 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न है कि तुर्कान ये चहलगामी यानी जो चालीसा का दल था, इसकी शुरुआत कब हुई? ये किसने की? तो तुर्कान ए चहलगामी को किसने बनाया था? तो ये बनाया था इल्तुतमिश ने। किसने बनाया था? इल्तुतमिश। और इसी चालीसा दल के सदस्य थे बलबन और इन्हीं के द्वारा इसका विनाश किया गया।
तो चालीसा दल का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने चालीसा दल का विनाश किया था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वह राजा जिसने स्वयं को खलीफा नियुक्त किया था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी द्वारा स्वयं को क्या किया गया था? खलीफा घोषित कर दिया गया था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी द्वारा। अगला प्रश्न है कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना? तो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है तुगलकाबाद किस जो शहर है या किस शैली में है? तो तुगलकाबाद क्या है? रोमन व छप्पन कोट शैली में बना हुआ है तुगलकाबाद। अगला प्रश्न है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 नवंबर 1932 को। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932। अगला प्रश्न है कि खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई 11 अगस्त 1908। तो स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी दी गई 11 अगस्त 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि दयानंद सरस्वती का बचपन का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का बचपन का मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। अगला प्रश्न है कि किसानों का देश व समुद्रों की रानी किस देश को कहा जाता है? तो किसानों का देश व समुद्रों की रानी कहा जाता है फ्रांस को। किसे कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि यूनान का पठार किस देश को कहा जाता है? तो यूनान का पठार कहा जाता है चीन को। किसे कहा जाता है? चीन। अगला प्रश्न है कि पुस्ताज कहा जाता है तो यूरोप में घास के मैदान को क्या कहते हैं? पुस्ताज। अगला प्रश्न है कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा और छोटा देश। तो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? चीन। और सबसे छोटा देश मालदीव। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा मालदीव। यहाँ पर रूस नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रूस का कुछ भाग किस में जाता है? यूरोप में जाता है। अगर विश्व की बात करेगा तो सबसे बड़ा रूस हो जाएगा, लेकिन अगर एशिया की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा देश हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चाइना। तो ये थे हमारे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहें आप चैनल के साथ। धन्यवाद।